नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एक्सेलेंट करियर एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग जनरल साइंस के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं और ये जो साइंस के क्वेश्चंस हैं ये आप जेएसएससी के कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों जिसमें जनरल साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, आप चाहे झारखंड सचिवालय, उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा या अन्य कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ तक कि आप कोई भी अदर मतलब स्टेट एग्ज़ाम या तो फिर सेंट्रल एग्ज़ाम कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो जिसमें साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। दोस्तों, इसमें मैंने वैसे ही क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है जो आपके एग्ज़ाम से सीधा ये रिलेट करते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेंगे, तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक अच्छे ढंग से देखें और सारे क्वेश्चंस को आप ये समझने का प्रयास करें और इसका आंसर जो है आपको आपके दिमाग में होना चाहिए। चलिए दोस्तों, तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का हम लोग का क्वेश्चन कैसा रहने वाला है। चलिए देखिए, हमारा क्वेश्चन है निम्न में से किसमें पित्ताशय नहीं होता है। दोस्तों, हम लोग जानते हैं पित्ताशय क्या होता है। पित्ताशय जो होता है उसमें पित्त रस जो है वो उसका जमा होता है, पित्त रस जो है जमा होकर के रहता है, इसे हम लोग पित्ताशय बोलते हैं। और पित्त रस जो है वो कौन बनाता है, ये लीवर बनाता है। यकृत क्या बनाता है, पित्त रस, जिसको हम लोग बाइल जूस के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस में पित्ताशय नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, चूहा। ठीक है, पित्ताशय किस में नहीं होगा, चूहा में पित्ताशय नहीं होता है, ये आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हों, एक मिनट दोस्तों, हाँ, द्विबंध द्वारा जुड़े हों क्या कहलाता है। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन का बात बोल रहा है। हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन मतलब हो गया कि वैसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन एलिमेंट मौजूद हो, हाइड्रोजन और कार्बन एलिमेंट मौजूद हो तो वो कहलाएगा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब आपको ये समझ में आ गया हो। हाइड्रोकार्बन यहाँ पर देखिए ये 2 वर्ड से मिल करके बना हुआ है। हाइड्रो मतलब हो गया हाइड्रोजन और कार्बन मतलब तो आप जानते हैं कार्बन होता है, तो हाइड्रोकार्बन ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कहता है कि हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 बॉन्ड उपस्थित हो, किसमें 2 बॉन्ड, हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 बॉन्ड उपस्थित हो। तो देखिए जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है, सिंगल बॉन्ड भी होता है। क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, या तो फिर कार्बन कार्बन के बीच में जो होता है वो डबल बॉन्ड भी हो सकता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी हो सकता है। तो देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, तो वो हाइड्रोकार्बन को हम लोग अल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्केन। और ये जो अल्केन है ये एक क्या बोल सकते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्या है, संतृप्त। अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आएगा। ठीक है, और इसे हम लोग अल्केन के नाम से जानते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कार्बन और कार्बन अगर डबल बॉन्ड बन गया, कार्बन कार्बन के बीच में कहीं भी अगर आपको दिखा डबल बॉन्ड तो समझिए उसको हम लोग अल्कीन बोलते हैं। उस हाइड्रोकार्बन को क्या बोलते हैं, अल्कीन। ठीक है, और ये एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इतना बात आपको समझ में आना चाहिए। एक अगर हम लोग देखेंगे कार्बन और कार्बन के बीच में अगर मान लीजिए 3 बॉन्ड बन गया, ठीक है, तो इसको बोलते हैं अल्काइन। क्या बोलते हैं, अल्काइन। और ये जो है ये भी एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो ये जो 1 और 2 जो है ये यहाँ पर ये 2 बॉन्ड वाला और 3 बॉन्ड वाला ये दोनों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। और ये जो सिंगल बॉन्ड वाला है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो इसको हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो इसको अल्केन बोलते हैं। और असंतृप्त में अगर 2 बॉन्ड है तो उसको हम लोग अल्कीन बोलेंगे, 3 बॉन्ड है तो उसको हम लोग अल्काइन बोलेंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन क्या है सो देखिए, अब आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। कहता है एक हाइड्रोजन बॉन्ड ये एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हों, यानी 2 बॉन्ड। तो 2 बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए आप ऑप्शन में देख सकते हैं अल्केन, अल्किन, अल्काइन और प्रोपिन। तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 2 बॉन्ड वाला अल्किन बोलते हैं। अभी तो मैं आपको पूरा अच्छे ढंग से समझा दिया। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है कठोर परिश्रम करने वाले को एक दिन में। तो यहाँ हो जाएगा 4000 कैलोरी। कितना हो जाएगा, 4000 कैलोरी। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हम लोग का अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रसायन
कृत्रिम वर्षा के लिए कृत्रिम वर्षा में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों कृत्रिम वर्षा कराई जाती है, ठीक है, कृत्रिम वर्षा कराई जाती है और इसमें जो है वो केमिकल्स का यूज़ किया जाता है। तो कौन सा रसायन का यूज़ किया जाता है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सिल्वर आयोडाइड। क्या होगा? सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का यूज़ किया जाता है, आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। क्या होगा? AgI, सिल्वर आयोडाइड, ये आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कहता है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है? जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहने मतलब ये किस तरह का ये है, ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए प्राकृतिक हो गया, भौतिक हो गया, रासायनिक हो गया और जैविक हो गया। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं जल जो है वाष्प के रूप में अगर बदलता है, ठीक है, तो जल वाष्प के रूप में बदला है तो उसमें कोई भी रासायनिक चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो वो जो है एक तरह का भौतिक चेंज है। क्या है? भौतिक चेंज है। तो जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? भौतिक चेंज कहलाता है, ठीक है, यानी भौतिक परिवर्तन। आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, कहता है प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, ये आपका क्वेश्चन है। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा जिसको आप लोग जानते होंगे दोस्तों AC मतलब अल्टरनेटिंग करंट, क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग करंट। और एक होता है DC, ठीक है, क्या होता है? DC, इसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट, ठीक है। तो प्रत्यावर्ती मतलब हो गया यहाँ पर AC करंट हो जाएगा और दिष्ट विद्युत धारा मतलब DC करंट हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कि AC करंट को DC करंट में चेंज करने के लिए कौन सा डिवाइस का यूज़ किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा रेक्टिफायर। इसका राइट आंसर क्या होगा? रेक्टिफायर, ठीक है। तो आप इसे याद रखेंगे, ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन जो है ये यहाँ पर आपको दिख रहा है, क्या है? 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर आया। आपको ये फॉर्मूला के बेस पर निकालना पड़ेगा। आप इसको याद करेंगे तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ 50 डिग्री सेल्सियस है, आगे हो सकता है कुछ दूसरा आ जाएगा, तो आप कितना याद रखेंगे? नहीं याद रख सकते तो फॉर्मूला से देखिए। तो यहाँ पर देखिए 50 डिग्री सेल्सियस है, अगर इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, कोई भी अगर मेजरमेंट अगर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है तो उसको फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए देखिए आप क्या करेंगे। सबसे पहले जो दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस उसको लिखेंगे और इसको आप गुना करेंगे 9/5 से। कितना से? 9/5 से, ठीक है। कुछ भी दिया हुआ हो डिग्री सेल्सियस में आपको 9/5 से ही गुना करना है, क्लियर है। और गुना करने के बाद फिर क्या करेंगे, जो भी आएगा कैलकुलेशन उसमें आप 32 जो है वो जोड़ देंगे, 32 क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ से 5 से कट जाएगा एक बार में और ये 10 बार में कटेगा। कितना बार में कट जाएगा? 10 बार में, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10 × 9 90, 90 और ये 32 कितना हो जाएगा? 122। कितना होगा? 122। तो देखिए दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर जो है वो बी, आपका आंसर जो है वो ये बोल रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अब हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या होता है, देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है माइक्रोस्कोप के लेंस निम्न प्रकार के होते हैं। माइक्रोस्कोप में लेंस जो होता है दोस्तों वो कौन से प्रकार का होता है? आप जानते हैं लेंस जो होता है वो बहुत तरह का होता है। जैसे कहने का मतलब है कि कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, या तो फिर हम लोग बोल सकते हैं उसको, जैसे हिंदी में भी अगर हम लोग बोलें तो बहुत तरह के लेंस होते हैं, वही सब जो होते हैं। जैसे कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस बोलते हैं। कॉनकेव को बोलते हैं अवतल लेंस, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो कहता है कि माइक्रोस्कोप के लेंस में, ये जो माइक्रोस्कोप में जो लेंस होता है वो कौन सा लेंस होता है ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर माइक्रोस्कोप में जो लेंस होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस। उसी को हिंदी में जब हम लोग बोलते हैं तो उत्तल लेंस बोलते हैं। और उत्तल लेंस का एक और नाम है उन्नतोदर लेंस, ठीक है, उन्नतोदर लेंस। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो होगा वो ए होगा, ठीक है। देखिए कॉन्वेक्स लेंस का आप शेप देखेंगे तो इस टाइप का होगा, ठीक है, यानी कि किनारे से पतला होगा, बीच से जो है वो उठा हुआ भाग होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। तो माइक्रोस्कोप में इसी तरह का लेंस होगा। और कॉनकेव लेंस जो होता है दोस्तों, कॉनकेव लेंस इस टाइप का होगा,
ठीक है। कॉनकेव लेंस कैसा होता है, इस टाइप का होगा, यानी कि किनारे से जो होगा मोटा होगा और बीच में जो है वो पतला होगा। तो आपको ये लेंस का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। देखिए दोस्तों, यहाँ कहता है निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं। दोस्तों अमलगम यहाँ पर होता है कि मिश्र धातु हम लोग बनाएंगे। मिश्र धातु मतलब क्या होता है, दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाने से जो नया पदार्थ बनता है, नया सब्सटेंस बनता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्र धातु बोलते हैं। इतना बात तो आपको क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग को कहता है कि कौन सा मिश्र धातु को अमलगम कहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मिश्र धातु हम लोग जब बनाएंगे तो उसमें एक धातु जो है वो हम लोग को मरकरी यानी पारा लेना पड़ेगा, और उसके साथ दूसरा धातु आप कोई भी लीजिए, ठीक है, और इसको मिला करके अगर आप बनाते हैं मिश्र धातु तो उसे अमलगम कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए पारा एक होना जरूरी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए में जस्ता तांबा, ठीक है। इसमें दोनों जो है वो धातु है, लेकिन एक जो धातु होना चाहिए अभी मैं बताया आपको पारा होना चाहिए, तो यहाँ पर पारा नहीं है। दूसरा में भी देखिए पारा नहीं है, तीसरा में देखिए पारा है और जस्ता है, यानी कि यहाँ पर एक धातु पारा होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये करेक्ट आंसर है। दोस्तों आपको मैं आपसे उम्मीद रख सकता हूँ कि अमलगम जो है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, यदि एक पिता का रक्त ए और माता का रक्त वर्ग बी है तो बताइए कि उसके पुत्र का निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग होगा, यानी कौन सा ब्लड ग्रुप होगा उसके पुत्र का। तो दोस्तों अगर पिता का ए है, ठीक है, पिता का ए है और माता का क्या है, ओ है, तो उसके बच्चे का जो रक्त होगा यानी उसके पुत्र का जो रक्त होगा वो चाहे तो ए हो सकता है या ओ हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है, ए हो सकता है या ओ हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पर देखिए दिया हुआ बी, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। ए बी भी ये नहीं होगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर ओ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया हुआ है, ओ, ये संभावना है इसका, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव शरीर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम है ना, प्लाज्मोडियम के लिए क्रिया का स्थान नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर आपको देखने के लिए मिलेगा बी, वृक्क, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा वृक्क। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है। तो दोस्तों युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप ये जो है वो द्विगुणित युग्मनज बनता है। क्या बनता है, द्विगुणित, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, द्विगुणित युग्मनज बनेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कहने का मतलब है कोशिका जो है हम लोग देखते हैं कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका उसमें बहुत सारे अंतर होते हैं, है ना, लेकिन कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जो पादप कोशिका लें या तो जंतु कोशिका लें, दोनों में कॉमन होते हैं। तो यहाँ वही बात पूछ रहा है कि वो कौन से कॉमन चीज़ हैं जो दोनों में होगा, मतलब कहने का मतलब दोनों में प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है, पादप कोशिका में भी और जंतु कोशिका में। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसका राइट आंसर होगा कोशिका कला, जिसको हम लोग कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक, ऑप्शन नंबर सी जो मिल रहा है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ये तीन चीज़ जो है वो चाहे आप पादप कोशिका लें या तो आप जंतु कोशिका लें, ये तीनों चीज़ मिलना जरूरी है, ठीक है। जैसे दोस्तों मैं आपको यहाँ समझाता हूँ कि अगर कोई सेल है, ठीक है, अगर कोई मान लीजिए सेल है ये, ठीक है, तो सेल है तो इसमें एक क्या होगा, इसमें एक केंद्रक होता है। क्या होता है, केंद्रक, ठीक है। दोस्तों ये जो केंद्रक है ना, तो केंद्रक के चारों तरफ ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं या कोशिका द्रव। और ये जो किनारे से जो बाउंड्री बना हुआ है, ये जो किनारे से जो बाउंड्री बना हुआ है, जो ये सारे साइटोप्लाज्म केंद्रक ये सबको जो है वो एक मतलब अच्छे ढंग से व्यवस्थित ढंग से करके रखा हुआ है। किनारे वाला जो एक लेयर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कोशिका झिल्ली,
क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली या कोशिका कला। ठीक है, तो ये 3 चीज़ जो है यानी कोशिका झिल्ली, केंद्रक और क्या, कोशिका झिल्ली हम लोग देख सकते हैं, कोशिका झिल्ली और केंद्रक और साइटोप्लाज्म, है ना। ये जो है वो कोई भी सेल लेंगे तो उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा ही। ठीक है, चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारा अगला क्वेश्चन, बैटरी अथवा सेल से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो है वो 2 ही ऑप्शन यहाँ छप पाया है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो ये कहता है कि बैटरी जब हम लोग या सेल से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं, बैटरी या सेल से जब हम लोग विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो बैटरी या सेल में कौन सी ऊर्जा जो है वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, ये आपका आंसर है, ये आपका क्वेश्चन है ना, ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है ये भी नहीं है, ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी ये भी नहीं है, और 2 ऑप्शन तो छपा ही नहीं दोस्तों। तो मैं आपका इसका आंसर जो है मैं बता देता हूँ। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा रासायनिक ऊर्जा। क्या होगा, रासायनिक, थोड़ा यहाँ स्क्रीन पर लिखने में दिक्कत होता है दोस्तों। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा, क्या होगा, रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, क्या है ये, रासायनिक ऊर्जा। तो रासायनिक ऊर्जा ही जो है वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, किसमें, सेल या बैटरी में। तो ये आप बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्न में से कौन प्रयोग में लाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टेट्रा एथिल लेड। ये आप याद रखेंगे, टेट्रा एथिल लेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है। दोस्तों हाइड्रोफोबिया क्या होता है, दोस्तों आप रेबीज के बारे में सुने होंगे। रेबीज कैसे होता है दोस्तों, किसी को रेबीज कब होगा तो मैं आपको बता दूं कि जब किसी को कोई पागल कुत्ता अगर काट लेता है तो उसे रेबीज हो जाता है। ठीक है, और रेबीज जिस व्यक्ति को हो जाता है उस व्यक्ति को हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी हो जाता है। मतलब समझिए रेबीज, अगर किसी को रेबीज हुआ है तो मतलब वो हाइड्रोफोबिया का शिकार हो गया है। कहने का मतलब हाइड्रोफोबिया में क्या होता है कि उसको पानी से डर लगेगा, उसको पानी से डर लगेगा। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोफोबिया नाम का बीमारी है ये किससे होता है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं रेबीज जो होता है वो एक वायरस से होता है। क्या होता है, वायरस से। तो हाइड्रोफोबिया का भी आंसर वही होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, विषाणु के द्वारा। क्या होगा, वायरस के द्वारा यानी विषाणु के द्वारा। तो हाइड्रोफोबिया जो अगर किसी को होता है तो वो वायरस के द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक ना घोला जा सके ऐसा विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। तो दोस्तों आपको मैं समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आप 1 गिलास पानी ले लिए, ठीक है, 1 गिलास पानी ले लिए और इसमें जो है आप चीनी डालते जा रहे हैं। ठीक है, चीनी डाल रहे हैं। सपोज मैं एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, कि आपने इसमें 1 चम्मच चीनी डाला, घोला तो वो घुल गया, फिर दूसरा चम्मच डाला, घोला, घुल गया। इसी तरह आप चीनी डालते जाएं चम्मच से और उसको घोलते जाएं, देखेंगे ये घुल जाएगा। ठीक है, लेकिन मान लीजिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपने सपोज 49 चम्मच, ठीक है, 49 चम्मच चीनी डाला और वो घुल गया। लेकिन जब आप इसमें 50 चम्मच, मतलब कि 50वां चम्मच जब इसमें डालेंगे, ठीक है, यानी कि 49 चम्मच तक ये घुल गया, लेकिन 50वां चम्मच जब इसमें डालेंगे चीनी तो ये नहीं घुलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक ये घुल रहा था, ठीक है, जब तक ये घुल रहा था चीनी, तब तक ये जो सॉल्यूशन है, ये जो विलयन है वो कहलाएगा असंतृप्त विलयन। क्या कहलाएगा, असंतृप्त विलयन। ठीक है, लेकिन अगर ये इसमें और भी चीनी घुलना बंद हो गया, यानी अब आप चीनी डालिए लेकिन अब वो घुलेगा नहीं, तो हो जाएगा संतृप्त विलयन। क्या हो जाएगा, संतृप्त विलयन। ठीक है, तो आपको असंतृप्त और संतृप्त में समझ में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, कहता है कि कोई पदार्थ जो है एक सीमा के बाद इसमें और भी अधिक हम लोग नहीं घोल सकते हैं, तो ऐसे विलयन को हम लोग बोलेंगे संतृप्त विलयन। क्या बोलेंगे, संतृप्त विलयन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट होगा। चलिए अब हम लोग का अगला क्वेश्चन देखिए।
हमारा अगला क्वेश्चन है, जल के वाष्पन की अत्यधिक उच्च ऊष्मा मुख्यतः किसका परिणाम है। ठीक है, जल के वाष्पन की अत्यधिक उच्च ऊष्मा निम्नलिखित में से दोस्तों किसका परिणाम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो अपने मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होते हैं, इसलिए हम लोग ऐसा इसमें देख सकते हैं कि उसकी वाष्पन जो होती है वो अत्यधिक उच्च होती है, वाष्पन की अत्यधिक उच्च ऊष्मा होती है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है, तो किस में? यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिया है उसके अनुसार आपको क्वेश्चन का जवाब देना है। तो कहता है सबसे अधिक विटामिन सी किस में होगा, जो यहाँ पर दिया हुआ है उसके अनुसार। तो दोस्तों यहाँ पर अगर देखें तो सबसे ज़्यादा विटामिन सी जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए मिर्च में होगा। किस में होगा? मिर्च में। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए हम लोग का अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है जल के वाष्पन की अत्यधिक उच्च ऊष्मा मुख्यतः किसके परिणाम है। दोस्तों ये क्वेश्चन लगता है रिपीट हो गया, ये क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया था। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन तो हो गया ना, ये क्वेश्चन लगता है थोड़ा पीछे आ गया था। चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक अपने डीएनए में उपस्थित जीन को सम्मिलित करते हुए इसके स्वयं के प्रोटीनों का संश्लेषण करता है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि जो यहाँ दिया हुआ ऑप्शन है इसमें कौन जो है, कौन सा कोशिकांग है, ये सब जो है वो कोशिकांग है। ठीक है, तो कौन से कोशिकांग जो है वो अपना प्रोटीन का संश्लेषण खुद करता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये जो प्लास्टिड्स है, ठीक है, प्लास्टिड्स, इसको प्लास्टिड्स बोलते हैं, प्लास्टिड है ना। तो ये जो प्लास्टिड है, इस प्लास्टिड में अपना डीएनए और अपना राइबोसोम होता है। ठीक है, ये जो कोशिकांग है, प्लास्टिड जो कोशिकांग है, जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया भी कोशिकांग है, उसमें भी अपना डीएनए और अपना राइबोसोम होता है, जिसके कारण वो अपना प्रोटीन खुद ब खुद तैयार कर लेते हैं। और उसी तरह ये प्लास्टिड में भी इसमें अपना डीएनए और अपना राइबोसोम होता है, जिसके कारण ये अपना प्रोटीन खुद ब खुद संश्लेषित कर लेते हैं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा? प्लास्टिड होगा। ठीक है, क्या होगा? राइट आंसर प्लास्टिड। तो चलिए अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों क्वेश्चन ये जो है वो अब सारा समाप्त हो गया है ना। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको वैसे ही क्वेश्चंस को प्रोवाइड करने का प्रयास किया है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को आप रिवाइज में रखिए ताकि एग्ज़ाम में आए तो आप इसे अच्छे ढंग से बना पाएँ। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।